हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक वीडियो बनाने आ रहा हूँ फॉर्म 121 के ऊपर। तो आप लोग सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स का न्यू एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 25, जो रिप्लेस कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 को। एंड ये रिप्लेसमेंट के द्वारा जो नया अमेंडमेंट आ गया है कि आप लोग जो पहले बैंक में 15H या 15G जमा करते थे, तो वो 15G एंड 15H आप लोगों को अभी जमा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में आ गया है फॉर्म नंबर 121। तो 15G एंड 15H हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द फॉर्म 121 नाउ। सो अभी से आप लोगों को ये फॉर्म 121 ही फाइल करना है। एंड आज आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएंगे कि कैसे फिलअप करना है एंड ये फॉर्म किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है और किसको फिलअप करना है। तो ये फॉर्म उन्हीं लोगों को फिलअप करना है, उन्हीं इंडिविजुअल को फिलअप करना है जिन लोगों का इनकम, दैट इज़ एग्रीगेट इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एज़ पर ओल्ड स्कीम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है एंड एज़ पर न्यू स्कीम दैट इज़ 12 लाख से ज़्यादा नहीं है। मतलब जिन लोगों का टैक्स ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर, अभी तो छोड़ दीजिए, फिनेंशियल ईयर नहीं, टैक्स ईयर बोलना चाहिए, तो टैक्स ईयर में नील आ रहा है तो उन लोगों को ये फॉर्म फिल करना है एंड डिक्लेरेशन दे देना है एंड बैंक में जमा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म आप लोग जब फिल करने जाएंगे तो इसका 2 पार्ट है, एक है पार्ट ए एंड एक है पार्ट बी। सो पार्ट ए आप लोगों को फिलअप करना है, पार्ट बी आप लोगों को फिलअप करने का ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट बी जो है ये बैंक फिलअप करेगा उनके एंड से, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि पार्ट ए कैसे फिलअप किया जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, नेम। तो नेम में आप लोग क्या करेंगे कि आपका नेम जो है, अगर किसी का मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है। वो आप लोग जो पेन में आप लोगों का नाम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फिल कर देना। देन एड्रेस। तो एड्रेस आप लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड जो एड्रेस दिया है ना, वो एड्रेस फिल करना है। मैं ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो रेफरेंस दिया है इस रेफरेंस गाइड में भी वही लिखा है। तो ये जो रेफरेंस दिया है देखिए, पढ़िए कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल द फर्स्ट, मिडिल एंड द लास्ट नेम शैल बी प्रोवाइडेड इन फुल विदाउट एनी एब्रीविएशन। मतलब लेट, श्री, श्रीमती या फिर कोई भी एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल नेम लिख देना है। इन एनी अदर केस नेम शैल बी प्रोवाइडेड इन फुल, एंड आप लोग का फुल नेम लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ एड्रेस शैल कंटेन कंट्री, रीजन, फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, जैसे आप लोग का आधार कार्ड में लिखा रहता है वो आप लोग मेंशन कर देना। पिन कोड, जिप कोड या पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब मेंशन कर देना बस। देन आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। देन आप लोग को क्या मेंशन करना है, थर्ड में पैन नंबर, तो पैन नंबर आप लोग मेंशन कर देना। देन बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्टेटस। तो स्टेटस में क्या करना है, देखिए नोट रेफरेंस जो नोट दिया है ना 3, तो आप लोग अगर रेफरेंस नोट 3 पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोला है कि डिक्लेरेशन कैन बी फर्निश्ड बाय एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 और बाय एनी पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी। अगर कंपनी होगा तो उसका नहीं है, और ए फर्म और एन इंडिविजुअल कवर्ड अंडर सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 और अंडर 393 सबसेक्शन, मतलब टेबल नंबर जो 2 एंड 1 में ये जो डेफिनेशन इंडिविजुअल, ये आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। मतलब जिन लोगों का टैक्सेबल कंपनी या फर्म या जो इंडिविजुअल, जिन लोगों का बिजनेस चलता है, उन लोगों को छोड़ के बाकी आप लोग को जमा कर देना है, मतलब वहाँ पे लिख देना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे देखिए, तो इस स्टेटस में आप लोग लिख देंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ओके। तो हम लोग को इंडिविजुअल यहाँ पे लिख देना है, तो इंडिविजुअल लिख देना।
नेक्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। तो चलिए नोट नंबर 4 में चलते हैं, देख लेते क्या बोला गया है। तो नोट 4 में यही बोला गया कि रेसिडेंशियल स्टेटस आइदर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आप लोगों का मैक्सिमम ही यहाँ पे रेसिडेंट होता है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख देना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ऊपर। तो लोग लिख देंगे रेसिडेंट। देन क्या बोला है कि इफ़ 5 नंबर जो पॉइंट में, इफ़ रेसिडेंट इंडिविजुअल वेदर एज इज 60 ईयर्स और मोर एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये क्या होता है कि टैक्स ईयर जो है उस टैक्स ईयर में आपका एज अगर 60 साल से ज़्यादा हो गया तो आप लोग येस करेंगे, अगर 60 साल से ज़्यादा नहीं है तो नो करेंगे। देन क्या बोला गया कि ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप लोग का है तो ईमेल आईडी दे देना, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। देन कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप लोगों का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, ओके। जो मोबाइल नंबर आप लोगों का रहेगा वो मोबाइल नंबर दे देना। एंड इंडिया का जो कंट्री कोड होता है, तो इंडिया का कंट्री कोड होता है ना +91, तो यहाँ पे +91 लिख देना है। देन क्या बोला है कि टैक्स ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इसमें, तो अभी जो टैक्स ईयर हम लोगों का चल रहा है 2026 एंड 2027, ये आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। एंड देन क्या बोला है नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आप लोग लिख देना 5E लिख देना नेचर ऑफ इनकम में। तो नेचर ऑफ इनकम, देन एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, तो आप लोग एस्टिमेटेड इनकम देना है जो एफडी का इनकम आता है, तो उस एफडी के इनकम में सपोज मान लीजिए कि एक बैंक से 10 लाख का इनकम आ गया, तो उस 10 लाख का इनकम आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देना 10 lakhs, मीन्स यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है फुल। सपोज मैं छोटा अमाउंट ले लेता हूँ कि आप लोग का 50,000 है, तो मैं यहाँ पे 50,000 ऐसे मेंशन कर देना है। और ये एस्टिमेटेड इनकम है। एस्टिमेटेड इनकम का मतलब क्या होता है कि आप लोग को फिक्स डिपॉजिट तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता है ना, तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट तो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अभी, तो वो एस्टिमेट के बेसिस में सपोज आप लोगों का 10 लाख का डिपॉजिट है, फिर एफडी है, तो 10 लाख के ऊपर 7% करके इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है कैलकुलेट करके हम लोग बैठा देंगे, तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट जो बोला गया कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द इनकम टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो 11 से लेके ये देखिए आप जो 13 तक कॉलम है, ये बहुत ध्यान से फिल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या बोला है कि अगर ये जो आप 121 फॉर्म जमा कर रहे हैं ना, सपोज़ मान लीजिए आप लोगों का 3 बैंक अकाउंट है या 2 बैंक अकाउंट, किसी का 5 भी हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3 बैंक अकाउंट है, एक SBI में है, एक आपका PNB में है, एक HDFC में है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जमा करने जा रहे SBI में, ठीक है, तो उस टाइम आप लोग क्या मेंशन करेंगे, 0, ठीक है। तो कोई फॉर्म तो आप लोग जमा किया ही नहीं, तो आप लोग को 0 मेंशन कर देना है। अगर आप लोग
किसी बैंक में जमा कर दिए हैं और नेक्स्ट टाइम और एक बैंक में जमा करने जा रहे हैं, सपोज एसबीआई में कर दिए जमा, देन आप लोग पीएनबी में जमा करने जा रहे हैं, तो जो फॉर्म आप लोगों को डिटेल्स दिए थे ना, तो डिटेल्स ऑफ फॉर्म 121, तो उस फॉर्म का डिटेल्स आप लोगों को फिल कर देना है यहाँ पे, ठीक। मतलब उसमें आप लोग कितना मतलब फॉर्म का जो डिटेल्स एक नंबर आएगा, वो नंबर आप लोगों को मेंशन कर देना, फॉर्म का नंबर। देन क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 121 फील्ड अर्लियर। देखिए आप लोग फर्स्ट टाइम अगर किसी बैंक में कर रहे हैं तो उसमें ज़ीरो ही करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट टाइम जिस बैंक में कर रहे हैं उसमें आप लोग को 1, एंड देन और एक बैंक में आप लोग जा रहे हैं जमा करने, देन वहाँ पे 2, ऐसे करके और एक में कर रहे हैं तो 3, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। देन क्या बोला है कि एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच फॉर्म 121 वेयर फाइल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, अब लोग फर्स्ट टाइम अगर जमा करने जाएंगे तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हर टाइम ये जो 11A एंड 11B जो है ना, तीनों जगह में ही आप लोग को ज़ीरो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर जाएंगे तो उसमें आप लोग का यहाँ पे तो मैं बोल दिया कि 1 2 3 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। 1 2 3 करके लिख देना है। देन यहाँ पे क्या बोला है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम व्हिच 121 फील्ड। तो क्या करना है कि जो सेकेंड मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग जमा कर दिए थे जिस बैंक में, वहाँ पे कितना अमाउंट का जमा किया थे, तो सपोज मान लें वहाँ पे आप लोग जमा किए थे 30,000 का, तो यहाँ पे लिख देना है 30,000, ओके। अगर 2 बैंक था, 2 बैंक में जमा करने के बाद और नेक्स्ट टाइम मतलब थर्ड बैंक में जा रहे जमा करने, तो लास्ट 2 बैंक में आप लोग जो अमाउंट जमा कर दिए थे उन दोनों का टोटल यहाँ पे लिख देना है 11B में, ठीक है। एंड एग्रीगेट 12 में क्या बोला है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, इट इज सम ऑफ कॉलम 11 एंड 11B। तो इन दोनों में क्या बोला है कि 11 एंड 11B में अब लोगों को ये जो 30,000 मेंशन किए हैं ये तो लिखना ही है। इसके साथ इस बार जो मतलब लास्ट जो बैंक में हम लोग जमा किए थे 30,000 ये लिखना है, इसके साथ ये जो इस बार जमा कर रहे 50,000 ये भी लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, टोटल 80,000, तो 80,000 लिख दिया। देन एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर इंक्लूडिंग द इनकम मेंशन इन कॉलम 12। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये तो आप लोगों का एफडी का इंटरेस्ट आप लोग मेंशन किए, तो इसमें एफडी का इंटरेस्ट छोड़ के एफडी आता है, आरडी आता है, सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट आता है, आप लोगों का पेंशन का इंटरेस्ट आता है। देखिए आप लोगों का पेंशन आता है किस जिन लोगों का, तो पेंशन का इंटरेस्ट आप लोगों का आधा डिविडेंड मिल अगर कुछ मिलेगा तो वो मेंशन कर देना एस्टिमेटेड बेसिस में। तो टोटल इनकम, ये टोटल इनकम अगर जिसको रेंट आता है तो वो लोग रेंट का इनकम मेंशन करें। तो यहाँ पे टोटल जो आप लोग को एस्टिमेट है, सपोज मान लीजिए कि अगर सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट कुछ आप लोग को मिलता है तो वो आप लोग तो अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट टाइम जो आया था पासबुक देख के वही आप लोग कैलकुलेट करके बैठा देना यहाँ पे, तो चल जाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला है कि डिटेल्स ऑफ आईटीआर फाइल फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स। देखिए आप लोग अगर आईटीआर फाइल किए हैं तो आईटीआर का डिटेल्स भरना, अगर आईटीआर फाइल नहीं किया है तो कुछ नहीं भरने का ज़रूरत है, ठीक है। अगर आईटीआर फाइल किए हैं तो वहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे, टैक्स ईयर भर देंगे। मतलब जिस ईयर में आप लोग आईटीआर फाइल किए थे उसका टैक्स ईयर मतलब
लास्ट टाइम का जो था 26-27 तो इस साल चल रहा है, तो 25 26 ऐसे करके ये यहाँ पे आ जाएगा। देन एक्नॉलेजमेंट नंबर, आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट PDF आता है नंबर, तो वो नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना। देन रिटर्न इनकम, जो इनकम आप लोग ITR में दिए थे वो वाला इनकम यहाँ पे डिटेल्स भर देना है। इसके साथ साथ ये तो 1 to 14 वाला टेबल ख़त्म हो जाता है। देन क्या जाता है, आप लोग को डिक्लेरेशन देना है, तो डिक्लेरेशन में आप लोग का नाम दे देना, यहाँ पे नाम लिख देना है, जो नेम है, एंड आप लोगों का पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। एंड आप लोगों का जो इनकम है, माई इनकम रेफर, देखिए क्या बोला है, माई इनकम रेफर्ड इन कॉलम आता है एक्सीड मैक्सिमम चार्जेबल टू टैक्स ईयर, जो ईयर है वो मतलब वही 2026 2027 ये लिख देना है। एंड देन नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आप लोग जहाँ पे रहते हैं उसका प्लेस, एंड जिस दिन इस फॉर्म को जमा करके वो डेट, आप लोगों का नेम, एंड यहाँ पे सिग्नेचर। बस ये कर देंगे, करके जमा कर देंगे बैंक में जाके। और पार्ट बी में तो ये बैंक का पोर्शन है, तो बैंक ये पोर्शन भर देगा। और आप लोग सबमिट करने से पहले काम करना, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद एक फ़ोटोकॉपी रख देना इसका, मतलब एक ज़ेरॉक्स करा के इसको रख देना कि बैंक में आप लोग जमा किए हैं। एंड अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक इसका एक स्टैम्प मार के अटेस्टेड कर देगा, उसका भी एक फ़ोटोकॉपी आप लोग लेके रख देना। तो इसके साथ साथ पूरा फॉर्म 121 कैसे फ़िलअप करना है, किसको फ़िलअप करना है, ये ख़त्म होता है। तो थैंक यू। मेरे को लगता है आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा, जो लोग नहीं जानते अभी तक कि कैसे ये फॉर्म 121 फिल होता है एंड क्यों करना पड़ता है। थैंक यू गाइस।